चलो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 12। टाइप्स ऑफ कंपनीज का टॉपिक है, अब ध्यान देना। हाँ, कंपनीज के टाइप्स में हम जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने कंपनी लॉ में भी टॉपिक देखा हुआ है, उसके बेसिस पे ही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप इंट्रोडक्शन में देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको रिपीट मिलेंगे। तो जितनी चीज़ें अपने कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके हैं वो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, तो नए पॉइंट्स पे बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता है। इंट्रोडक्शन में वही बताया, कंपनीज का कैटेगराइजेशन, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, ये 3 चीज़ें बोली हुई है। ये सब हमने पॉइंट्स देखे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए वो भी आपको आइडिया है। ओपीसी में 1, पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2, ये मिनिमम क्वांटिटी। फिर अगेन कंपनी का क्लासिफिकेशन, लायबिलिटी के केस में या तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी या फिर अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड वाली है तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं, या तो शेयर्स के बेसिस पे या फिर गारंटी के बेसिस पे, वो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, शेयर्स प्लस गारंटी वाला भी पॉसिबल है, तो वो फॉर्मेट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में भी क्लासिफिकेशन में सेम पॉइंट्स, ये अपने डब्ल्यूटी के टाइम से पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली वही नाम है सारे। स्टैच्यूटरी वर्सेस रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी वाली ध्यान, जो पार्लियामेंट में फ्रेम होती है, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। बाकी नॉर्मल कंपनीज को अपने रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे। सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में क्लासिफिकेशन रिपीट किया हुआ है, तो आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ एक स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है वो देख लेते हो, मैंने कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है, बिकॉज स्मॉल कंपनी वाले केस में कुछ लिमिट्स अमेंड हुई थी लास्ट ईयर। उसके बेस पे स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी की ही एक कैटेगरी है। प्राइवेट कंपनी में 2 स्पेसिफिक टाइप हो गए, एक ओपीसी हो गया, एक स्मॉल कंपनी हो गई। स्मॉल कंपनी का जो नंबर है दैट डिपेंड्स ऑन द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। एक लिमिट तक पेड अप कैपिटल है और एक लिमिट तक अगर टर्नओवर है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती है। जैसे यहाँ पे पेड अप कैपिटल की लिमिट, एग्जिस्टिंग लिमिट जो है दैट इज 2 करोड़ रुपीज। पहले 50 लाख थी, इसको अब चेंज करके 2 करोड़ कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और ये 2 करोड़ की लिमिट भी आगे और एक्सटेंड हो सकती है, और कहाँ तक जा सकती है, 10 करोड़ तक। तो अभी अगर बोले एग्जिस्टिंग लिमिट क्या है तो इट इज 2 करोड़, लेकिन एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं, अप टू 10 करोड़, ठीक है। तो ये लिमिट हो गई। दूसरा, टर्नओवर की अगर बात करें तो टर्नओवर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो स्मॉल कंपनी कैटेगरी से बाहर होगी। अब ये 20 करोड़ को इंक्रीज करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तो बोला 100 करोड़ रुपीज़। अगर आप कोई स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पूछते हैं, कहीं ये टॉपिक मेंशन करते हो, दोनों लिमिट लिखनी पड़ेगी, मतलब एग्जिस्टिंग लिमिट क्या है और एक्सटेंडेबल अप टू व्हाट लिमिट, तो वो दोनों मेंशन करना है। तो 2 करोड़ के साथ साथ 10 करोड़ बोला है, और टर्न ओवर में 20 करोड़ के साथ साथ 100 करोड़ बोला है। तो पुरानी लिमिट्स अमेंड हो गई। तो ये अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या एमसीए के पास है, पार्लियामेंट में जाए बिना इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे पेड अप कैपिटल में अभी 2 करोड़ की लिमिट है, 10 करोड़ तक एक्सटेंडेबल है। अब ये 2 करोड़ को बढ़ा के उनको 4 करोड़ 5 करोड़ करना हो तो मिनिस्ट्री लेवल पे हो सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट एक्ट पास करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 10 करोड़ के ऊपर जाना हो कभी इन फ्यूचर तो फिर आपको डेफिनेशन को अमेंड करवाना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही हो सकता है, तो इसलिए लिमिट वैसे रखी हुई। आगे देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी के बारे में आप जानते हो, तो मैंने उसका ना कंटेंट रखा है और कैरेक्टरिस्टिक्स में से हेड पॉइंट्स रखे हैं जो अपन ने कंपनी लॉ में पढ़े थे, तो उसको जाने देते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, अब ये है इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। और मैंने आपको बोला भी था कि एसबीईसी में जो प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, प्रोसीजर के ऊपर, तो उस पॉइंट से यहाँ पे बात हो रही है। एक फॉर्म नंबर है जो स्पाइस प्लस करके बोला जाता है। पहले पुराना फॉर्म जो था वो स्पाइस नाम से था, स्पाइस प्लस मतलब उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया। इसकी बात यहाँ पे काफ़ी बार होगी, इस चैप्टर में भी है और आगे वाले चैप्टर्स में भी डिटेल में प्रोसीजर आएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसमें हो क्या रहा है। स्पाइस प्लस वाला जो फॉर्म है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड फॉर्म, मतलब सारे फीचर्स आपको एक ही फॉर्म में मिल जाएंगे। पुराने सिस्टम में क्या था ना, हर चीज़ का फॉर्म अलग अलग भरो। एक कंपनी रजिस्टर करानी है तो 10 रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं अलग अलग। पहले आरओसी में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर उसके लिए आपको पैन नंबर लेना है, टैन नंबर लेना है, डायरेक्टर्स का डिन नंबर के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारे प्रोसेस, कंपनी का नेम रिजर्व करवाना है, हर चीज़ के अलग फॉर्म, ठीक है। फिर लोकल अथॉरिटीज़ के पास रजिस्ट्रेशन होगा, प्रॉपर्टी टैक्स और ये सब के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए होगा, तो कितने फॉर्म भरोगे। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने में आपको कुछ मंथ्स का टाइम लग जाता था, क्योंकि हर ऑफिस में अलग अलग भागना है, सब जगह फिजिकल फॉर्म भरने। एक जगह जाओ तो बोले नहीं पहले ये वाला रजिस्ट्रेशन होता है क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट यहाँ प्रूफ में देना है, तो वो सीक्वेंस भी आपको समझना है कि पहले कहाँ पे जाना है। तो ये सब प्रोसेस में जो टाइम वेस्ट होता है उसको इन्होंने अवॉइड किया। तो पहले तो फिजिकल फॉर्म को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, ऑनलाइन में भी अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करके एक ही फॉर्म में सब कुछ कवर कर दिया। दैट इज द स्पाइस प्लस फॉर्म। और इसकी वजह से क्या हो गया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम किसी भी पर्सन के लिए कंपेरेटिवली बहुत ईजी हो गया। और ये क्या होता है, वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होता है कि भाई कौन से कंट्री में बिजनेस करना ज़्यादा ईजी है। जहाँ पे ज़्यादा ईजी होगा ना, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी और बाहर की कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी।
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो टर्म आजकल यूज़ करते हैं उसको ध्यान में रख के स्पाइस प्लस वाला फॉर्म इंटीग्रेट किया इन्होंने, और सारी फैसिलिटीज इसके अंदर हम देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में इन्होंने बोला 11 डिफरेंट सर्विसेज ये एक ही फॉर्म ऑफर कर देता है, दैट इज स्पाइस प्लस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल स्टेट वाले जो है वहाँ पे स्पाइस प्लस में वो लोग अपनी सर्विसेज को भी इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो ये भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। फॉर्म नंबर की बात करें तो नीचे बोला हुआ है, एक तो स्पाइस प्लस तो अपने उसको शॉर्ट में एक नाम दे दिया, जनरल नेम दे दिया, लेकिन अगर आप फॉर्म नंबर के हिसाब से बात करो दैट इज INC32। स्पाइस प्लस का जो फॉर्म नंबर है, ऑफिशियल नेम है उसका, दैट इज INC32। उसके साथ साथ आपको पता है कंपनी रजिस्टर करोगे तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ये भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो फॉर्म नंबर लाइन में मेमोरेंडम INC33 है और आर्टिकल्स INC34, और ये सब कुछ ई कॉपी है, फिजिकल कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से वो ध्यान रखना। ठीक है, एक और भी साथ में फॉर्म आया एजाइल प्रो करके, दैट इज INC35। इसकी बात आगे डिटेल में करेंगे, अभी यहाँ पे इस पे ज़्यादा फोकस नहीं है, ज़्यादा ध्यान अपना भी स्पाइस प्लस पे ही रहेगा क्योंकि उसी पॉइंट को आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बोला है द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द गिवन रूल शैल बी अकम्पनीड बाय दिस गिवन फॉर्म INC35 कंटेनिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेमली। देखो ये सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ साथ ही अप्लाई कर सकते हो, जैसे GST नंबर के लिए अप्लाई करना है, फिर एक होता है प्रोविडेंट फंड, तो उसके लिए जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड या आपने EPF बोलते हैं, तो EPFO उसका ऑफिस है जो इस डेटा को मेंटेन कर रहा है, उसको भी आप यहीं पे अप्लाई कर दो। ESIC इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए भी एप्लीकेशन यहीं से कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, बैंक अकाउंट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का एक लाइसेंस होता है जो लोकल अथॉरिटी से लेना होता है, ये सारी चीज़ों का एप्लीकेशन आप स्पाइस प्लस के साथ साथ कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यही वो मल्टीपल सर्विसेज की बात हो रही है जिनके लिए आपको पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके फॉर्म भरना पड़ता था, वो ऑनलाइन सारा काम एक साथ हो गया। बाकी नीचे बात रिपीट की, INC32, 33 एंड ऑल सर्विसेज ऑफर्ड थ्रू स्पाइस प्लस, देखो पूरी लिस्ट आ गई कौन कौन सी सर्विसेज है जो स्पाइस प्लस के थ्रू अवेल कर सकते हो एक ही सिंगल फॉर्म में। कंपनी का नेम रिजर्वेशन करवाना, ये भी प्रोसीजर में भी आएगा। कोई भी कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा नाम क्या रखना है। अच्छा, नेम वाले में फिर वो यूनिक नेम वाला कंसेप्ट है, जैसे आपके यूजर नेम में होता है वैसा कि भाई एक यूनिक नेम होगा, जो यूजर नेम आपको अलॉट हो रहा है किसी और को नहीं मिलेगा, तो फिर आपको कुछ और रखना पड़ेगा। तो सेम चीज़ कंपनी में, तो पहले तो नेम रिजर्वेशन करवा लो, अवेलेबल है या नहीं चेक कर लो, उस नाम के डॉक्यूमेंट्स और वो सब बना के फिर इनकॉर्पोरेशन करो। साथ साथ में अगर डायरेक्टर्स फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हैं उस कंपनी में तो उनको डिन नंबर की जरूरत तो पड़ेगी। अप टू 3 डायरेक्टर्स का डिन एप्लीकेशन इसी में हो सकता है, ये इंटीग्रेट किया हुआ है। और ज़्यादा लोगों को डिन नंबर चाहिए तो फिर उनको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, ये भी क्लियर कर दिया। पैन नंबर है, टैन नंबर है, ऊपर जो पॉइंट्स देखे वो सारे आ गए, ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, तो ये एक एडवांटेज है स्पाइस प्लस फॉर्म का। ठीक है, क्लियर हुआ, बेसिक पता चल गया यहाँ तक। अब यही स्पाइस प्लस के नाम पे उन्होंने आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक, देख लो नेक्स्ट पेज पे भी। बीच में जो टॉपिक है सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर वाला, उस पर बाद में आते हैं, पहले स्पाइस प्लस वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। पेज 15 पे देखना, फीचर्स दे रखे हैं स्पाइस प्लस के, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऐसा प्रोसीजर पूछते हैं ना, स्पेसिफिक लिखना पड़ता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो फॉर्म 2 पार्ट में है, बिकॉज पहले क्या होगा, स्पाइस प्लस में लॉगिन करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज पार्ट ए। नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया आपने, नेम रिजर्व करवा लिया कि हाँ ये नाम अवेलेबल है, मुझे कंपनी का नाम रखना है, तो मेरी कंपनी का नाम मुझे रखना है इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, सब कुछ नेम मैंने देखा, चेक कर लिया, रिजर्व कर लिया। अब इस नाम से मैं डॉक्यूमेंट्स भी तो बनाऊंगा, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग्स में मेंशन करूंगा ना, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये सारा काम इमीडिएटली हो जाएगा, फॉर्म लॉगिन करके रखा है, वो फॉर्म रीसबमिट करना पड़े उससे पहले मैं सब कुछ रेडी कर दूँ, अपलोड कर दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन का तो टाइम लगेगा, मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करूँ। तो फॉर्म उन्होंने डिज़ाइन ही वैसे किया कि आप नेम रिजर्व करवा लो, फिर आप फॉर्म से लॉग आउट कर सकते हो, तो आपका उसमें एक वो लॉगिन ID जैसे जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जब आप वापस आओगे तो वही लॉगिन डिटेल्स यूज़ करके आप वो फॉर्म को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे आपके CS के रजिस्ट्रेशन में वैसी फैसिलिटी अपने देख रहे थे कि भाई किसी भी स्टेप पे अगर आप लॉग आउट कर देते हो कि भाई डॉक्यूमेंट नहीं है या ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वापस लॉगिन कर लेंगे और फॉर्म वहीं से कंटिन्यू होगा। सेम फीचर यहाँ पे इन्होंने स्पाइस प्लस में रखा है। तो पार्ट ए स्पेसिफिकली फॉर नेम रिजर्वेशन, और बाकी जो डेटा आपको फिलअप करना है जो आप प्रिपेयर करके आओगे वो कहाँ पे फिलअप होगा, पार्ट बी में। तो पार्ट बी वहीं से कंटिन्यू होगा, वापस से आपको पार्ट ए वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया। तो देख लो डिवीजन वैसे ही है, पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन और पार्ट बी में बाकी के जो सर्विसेज है उसकी पूरी डिटेल्स।
तो ये फिलअप कर दो, उसके बाद नेम और कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और सारे रजिस्ट्रेशन भी आपको साथ साथ में मिल जाएंगे, ये बोला। तो नीचे पूरे पेज पे जो डिटेल्स है वही सारे पॉइंट्स 1 to 1 करके एक्सप्लेन किए, उसमें कुछ भी नया नहीं, ठीक है। तो लिस्ट याद रहे तो अच्छा है कि भाई पार्ट बी में कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो मेंशन करने में आपको काम आएगा। वैसे ही प्रोसीजर देख लो, नेक्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है स्टेप वाइज, थोड़ा रिपीटेशन भी है तो अपने लिए अच्छा है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ईजी रहेगा। पहला स्टेप वही है नेम रिजर्वेशन का, मैंने आपको बोला एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई कर दो जो नाम अवेलेबल है, उसके बाद डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है वो फाइल कर दो, कोई पीडीएफ अपलोड करनी है तो कर लो। और जो नेम आपने रिजर्व रखवाया, यहाँ पे ये नया पॉइंट है कि नेम कितने दिन के लिए रिजर्व रहेगा। ये डब्ल्यूटी में अपने एमसीक्यू के लिए भी ये टाइम लिमिट पढ़ते थे कि अगर कंपनी का नेम आप रिजर्व करवा रहे हो दैट इज रिजर्व फॉर 20 डेज। नई कंपनी फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो, उसका कोई भी नेम आपने सर्च किया तो वो कितने दिन तक रिजर्व रहेगा, 20 डेज तक। पहले ये टाइम लिमिट पुराने प्रोविजन में 60 डेज की थी, इसको अमेंड करके इन्होंने अब 20 पे लेके आ गए, तो 20 दिन तक नेम रिजर्व है। तो रिजर्व रखने का मतलब क्या है कि अब 20 डेज के अंदर अंदर आप बाकी डॉक्यूमेंट रेडी करके एमओए आर्टिकल्स ये सब जो है वो रेडी करके अपलोड कर दो, पार्ट बी फिलअप करके कंप्लीट करो। अगर 20 दिन में आपने नहीं किया तो क्या होगा, वो जो नेम रिजर्व रखवाया था ना वो आपका फिर ओपन हो जाएगा। उस ड्यूरेशन में किसी और ने वो नेम अक्वायर कर लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये टाइम टू टाइम ये काम कंप्लीट करना जरूरी है, तो ये टाइम लिमिट आप हाईलाइट कर लेना, दैट इज 20 डेज। उसमें कुछ और भी बोला, द नेम में बी इधर अप्रूव्ड और रिजेक्टेड as the case may be by the registrar central registration center after allowing resubmission of such web form within 15 days for rectification of the defects if any reserved name shall be valid for 20 days from the date of approval। इन शॉर्ट आपने जो नेम के लिए अप्लाई किया था मे भी कुछ रिजेक्शन या ऐसा कुछ आ जाए तो वो अपडेट करेंगे आपको, और 15 दिन के अंदर आप फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हो। रीसबमिट करो मतलब नया नाम सिलेक्ट कर लो, नया नाम सिलेक्ट होगा वहाँ से वापस से 20 डेज आपको मिलेंगे, मतलब नेम आपके लिए रिजर्व हो गया, 20 डेज तक वो वैलिड रहेगा, तब तक आपको सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। चलो तो ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट है रूल नंबर 9A, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो देख लो रूल नंबर 9A में क्या बोला है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन का ड्यूरेशन है ना अपना 20 डेज वाला, इसमें टाइम एक्सटेंशन की बात हो रही है और थोड़ा इसको ठीक से समझना पड़ेगा क्योंकि लिखा जिस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी है वो। पॉइंट वाइज चलते हैं। बोलो अपॉन द पेमेंट ऑफ फीस प्रोवाइडेड बिलो थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट द गिवन वेबसाइट द रजिस्ट्रार शैल एक्सटेंड द पीरियड ऑफ नेम रिजर्व अंडर रूल 9 by using the web service Spice Plus up to the following days। सबसे पहले बोला 40 days from the date of approval under rule 9 on payment of fees of rupees 1000 made before the expiry of 20 days from the date of approval under rule 9। अभी पॉइंट आपके सामने है, कितने दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है, कितने पैसे देने हैं और अप्लाई कब करना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ आना चाहिए। टाइम एक्सटेंशन बोल रहे हैं आपको 40 डेज का टाइम एक्सटेंशन मिलेगा, 40 डेज के अंदर अंदर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। 40 डेज कब से, ये 20 डेज खत्म होने के बाद से या टोटल 40 डेज, क्या बोला है वो समझ आ रहा है पढ़ के, 20 प्लस 40 है या टोटल 40 है, टोटल 40 क्योंकि बोला फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, जिस दिन आपको नेम अप्रूवल दिया था ना दैट इज द रेफरेंस पॉइंट, तो वहां से 20 दिन तो नॉर्मली मिलते ही है, उन्होंने बोला वहां से 40 दिन, तो टाइम एक्सटेंशन कितना हुआ 20 डेज का ही हुआ, 20 प्लस 20 हुआ, टोटल 40 डेज हो गया। पहले तो ये चीज समझनी, इसके लिए आपको पे कितना करना पड़ेगा 1000 रुपीज नॉमिनल चार्जेस है। और ये एप्लीकेशन कब करना है इसके लिए कि भाई टाइम एक्सटेंशन चाहिए 20 दिन खत्म होने के बाद या उससे पहले, उससे पहले। तो जो आपको नॉर्मल 20 डेज का टाइम मिला है ना वो 20 डेज खत्म होने से पहले आपको टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना है, और एक्सटेंशन एक्चुअली में तो आपको प्लस 20 डेज का ही मिल रहा है, टोटल 40 बोल रहे हैं वो उसको, 20 प्लस 40 नहीं, ये पहले ध्यान रखो। फिर सेकेंड पॉइंट में 60 days from the date of approval under rule 9 on payment of fees of rupees 2000 made before the expiry of 40 days referred to in clause A above। अब बोलो ये क्या चीज है, और एक्सटेंशन कितना मिल रहा है, और 20 डेज का ही मिल रहा है, समझ आ गया, टोटल 60 हो गया। इन्होंने क्या रेफरेंस पॉइंट वो डेट ऑफ अप्रूवल को पकड़ के रखा है जो स्टार्टिंग में था, तो वहीं से 20 डेज नॉर्मल, वहीं से 40 डेज फर्स्ट एक्सटेंशन, वहीं से 60 डेज सेकेंड एक्सटेंशन, वैसे बोला। अब इसमें भी वो सीक्वेंस चल रहा है, फिर अब 1000 के बदले 2000 रुपये देने, और बोला जो 40 डेज आपको पिछले पॉइंट में बोले थे वो एक्सपायर होने से पहले आप और एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दो, टोटल 60 डेज तक बात जा सकती है, ये क्लियर किया। थर्ड पॉइंट में देखो 60 days from the date of approval under rule 9 on payment of fees of rupees 3000 made before the expiry of 20 days from the date of approval under rule 9। अब ये आप भले वापस पढ़ लो, अब मुझे डिफरेंस बता दो फिर ऊपर वाले पॉइंट में और उसमें क्या फर्क आ रहा है। पहले अपन ने अप्लाई कर दिया और सीधा टाइम एक्सटेंशन
मतलब +40 डेज मांग रहे हैं अपन, ठीक है, और पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं ना यहाँ पे, 3,000 रुपये लग रहे हैं। तो इन शॉर्ट पता है इसका मतलब ये निकला, आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन के आप समझ लो, तीनों पॉइंट्स का एक समरी समझ लो। आपको नॉर्मली 20 डेज तो मिलते ही है, अब ध्यान से समझना, आप बातें नहीं, आपके फर्स्ट 20 डेज जो है वो खत्म हो गए नॉर्मल या एक्सपायर होने वाले हैं। आपके पास चॉइस है, आपको एक्सटेंशन कितना चाहिए, सिर्फ और 20 दिन का चाहिए, या डायरेक्टली यहीं से आप 40 डेज का एक्सटेंशन मांगना चाहते हो, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। आप 20+20 करके 40 भी कर सकते हो, 20+40 करके 60 भी कर सकते हो, सी पॉइंट की बात करते हैं, डायरेक्टली वो ऑप्शन भी है। तो जैसे ही पहले 20 दिन आपके खत्म होने वाले हैं, आपको पता है कि मेरा काम तो अगले 20 डेज में भी नहीं होगा, ज़्यादा दिन लगने ही वाले हैं, तो बेटर है अभी से हम और 40 डेज का एक्सटेंशन मांग लेते हैं, उसके लिए फीस उस हिसाब से पे कर देंगे। आया समझ में, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, 20 दिन नॉर्मल है, वो खत्म होते हैं पहले आपने +20 डेज का एक्सटेंशन मांगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो और 20 डेज का एक्सटेंशन मांग लेंगे, दोनों ऑप्शन रहेंगे। आप देख लो खर्चा दोनों में एक बराबर ही हो रहा है, अगर आपको समझ आया। A+B करोगे तो भी 3,000 हो रहा है, और सी वाले में जाओगे डायरेक्ट तो भी 3,000 हो रहा है, तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो गए अब रिलेट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट। अब प्रोविजो में क्या बोला, द रजिस्ट्रार शैल हैव द पावर टू कैंसिल द रिजर्व नेम इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सेक्शन, ठीक है, वो तो रहेगा। नेक्स्ट, न्यू एक्सटेंड फंक्शनैलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पाइस प्लस पार्ट ए इन लाइन विथ रूल 9A। हाँ, वो उन्होंने बोल दिया कि पार्ट ए जो अपना है स्पाइस प्लस का, क्योंकि ये एक्सटेंशन वाला जो पॉइंट आया, रूल 9A आया, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने पोर्टल पे कर दिया है, तो ये सारा एप्लीकेशन भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, इसके लिए किसी से डायरेक्टली बात करने की नीड नहीं, ये क्लैरिफाई किए। ये रूल 9A आपका यहाँ पे जो है वो कंप्लीट। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर है। अब स्टेप 2 देख लो, प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। अब नेम अप्रूवल हो चुका है, अब हम डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें अपलोड कर सके पार्ट बी में और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके। अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट 2 मिनट पढ़ लो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, कुछ नहीं समझ आए तो बोलो एक बार रीड कर लो। यूटिलिटी बिल्स मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये सब चीज़ें, यूटिलिटी जनरली गैस बिल, लाइट बिल और जो प्रॉपर्टी टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं वैसे। यूटिलिटी बिल्स में जो 2 मंथ्स वाली कंडीशन है वो प्रैक्टिकली भी यूज होती है। आप कहीं पे भी कोई डॉक्यूमेंट्स दोगे ना प्रूफ में, जैसे आपका लाइसेंस बनवाना है या वोटर आईडी कुछ भी, तो बोलते हैं लाइट बिल दे देना, मतलब 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। वो 2 मंथ्स वाली कंडीशन इसलिए रखते हैं ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि आप अभी करंटली वही लोकेशन पे रहते हो। आप 1 साल पुराना बिल दोगे तो हो सकता है आपने वो जगह चेंज कर दी हो, जैसे भाई रेंटेड प्रीमाइसेस है या सेल ऑफ कर दियो वैसा, तो प्रूफ कैसे रहेगा कि आप रिसेंटली वहीं रहते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि लेटेस्ट लाइट बिल या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो गैस बिल, लाइट बिल कुछ भी चलेगा। और अप टू 2 मंथ्स इसलिए बोलते हैं, काफ़ी जगह पे ना लाइट बिल मंथली नहीं आता है। अपने यहाँ DGVCL में भी तो हर 2 महीने का लाइट बिल आता है ना, मंथली नहीं आता है। अब इसमें भी ये स्कैम है, 2 महीने का जो लाइट बिल ये लोग एक साथ देते हैं ना, वो यूनिट का जो रेट है वो चेंज होता है। ये बीच में मैटर आया था तो मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया इतना कि ऐसा हो रहा है, बट हम सोचते भी थे कि टोरेंट वाले 1 महीने का बिल देते, DGVCL वाले 2 महीने का बिल दे रहे हैं। इस पर बहुत बार प्रोटेस्ट किया लेकिन वो सुनते नहीं। पॉइंट वहाँ पे क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट चार्ज अपन पे करते हैं वो स्लैब वाइज होता है। आप जैसे अपने इनकम टैक्स में स्लैब रेट होता है वैसा होता है। तो अगर आप महीने के 0 to 200 यूनिट यूज कर रहे हो तो पर यूनिट आपसे कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, सपोज 5 रुपीज पर यूनिट। ये अगर आपका यूज 200 से 400 यूनिट हो रहा है तो उसमें वो लोग चार्ज कर रहे हैं 5 रुपए के बदले 6 रुपए या 6.5 रुपए पर यूनिट। तो जो ज्यादा यूज करेगा वो फिर ज्यादा पे करेगा, उस टाइप का कंसेप्ट इसमें कैलकुलेशन में होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जब 2 महीने का बिल दे रहे हैं तो यूनिट्स तो टोटल हो गए ना, तो टोटल यूनिट के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं। तो कोई भी इंसान जो महीने का 200 यूनिट यूज कर रहा है उससे कम, 2 महीने का बिल करोगे तो 350-400 यूनिट हो ही जाएंगे, वो महंगे स्लैब में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ना थोड़ा बहुत लाइट बिल अपने से ज्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। अगर मंथली करते तो मे बी प्रोपोर्शनेटली कुछ डिफरेंस आ जाता। तो ये प्रोटेस्ट काफी लोगों ने किया, उनके ऑफिस पे भी जाके बोला कि इसको मंथली कर दो। जब प्राइवेट कंपनीज और बाकी सारी कंपनीज मंथली बिल बेचती है, आप 2 महीने का क्यों भेज रहे हो? बट वो लोग उसको चेंज कर नहीं रहे वैसा है। तो इसलिए जनरली 2 मंथ्स तक का टाइम देते हैं कि पुराना लाइट बिल 1 महीने पहले का होगा तो भी चलेगा, लेटेस्ट आया होगा तो भी चलेगा, बिकॉज कभी डॉक्यूमेंट बनवाना अर्जेंट है लेकिन लाइट बिल अभी तक घर पे इस महीने का आया नहीं, तो आपका काम रुकना नहीं चाहिए, तो पिछले महीने का बिल भी चलेगा, इसलिए अप टू 2 मंथ्स अलाउ करते हैं। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट लिस्ट में कुछ डाउट? क्लियर बाकी के पॉइंट्स? चलो आगे देखते हैं। स्टेप 3 में जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो आप फिलअप कर दो, और क्या उसमें कुछ खास बोला नहीं है। स्टेप 4 में भी वही है, पैन नंबर चाहिए तो उसकी डिटेल्स फिलअप कर दो। पैन नंबर जो है वो TDS के लिए काम आता है, TDS डिडक्ट करके सबमिट करना, तो उसके लिए टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर बोलते हैं, दैट इज पैन नंबर, तो वो भी अप्लाई करना पड़ता है, आप इसमें कर सकते हो। बाकी के स्टेप्स में भी वही है, GST नंबर चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है दैट इज IEC, अगर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट का है या इम्पोर्ट का है तो वो फिलअप कर दो।
MOA और AOA की कॉपी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रेडी कर दो, और लास्ट में आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें वो 21 डिजिट्स का CIN नंबर जनरेट होता है। तो ये प्रोसेस रहेगा। अब इसके साथ एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करके एक नया सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 10 कैपिटल ए। ये आपके कंपनी लॉ के नोट्स में उस दिन लास्ट में सेक्शन दिया हुआ था जब अपने 23rd वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि SBC में कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 10A जो है वो नया ऐड किया है। इसके साथ साथ कुछ रूल्स भी हैं, और बोला जिन कंपनीज ने अपना इनकॉर्पोरेशन या बिजनेस कमेंस किया आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद जो कंपनीज क्रिएट हो रही है उन और उनका शेयर कैपिटल भी है, उनके लिए एक प्रोसीजर करना नेसेसरी हो गया। एक मैंडेटरी पॉइंट ऐड कर दिया। देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। बोला एज पर सेक्शन इन द गिवन रूल एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। अमेंडमेंट एक्ट जो है इफेक्टिवली अप्लाई हुआ था 31 जुलाई 2019 से, तो उसके बाद जो कंपनीज क्रिएट हुई है ना उनके लिए एप्लीकेबल हो गया। एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल शेल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर्स अनलेस अ डिक्लेरेशन इन INC 20 कैपिटल A is filed by a director within a period of 180 days of the date of incorporation in such form verified by a professional in practice with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration। मतलब प्रमोटर्स ने जो शेयर खरीदे ना उसका पेमेंट आ चुका है, बस इसका डिक्लेरेशन आपको देना है, कंफर्म करना है। The company has filed with the registrar a verification of its registered office in INC 22। ये फॉर्म नंबर भी याद रखना, INC 22 काफ़ी जगह आएगा, मैं बार बार रिलेट कराता रहूँगा तो याद हो जाएगा। अब ये वेरिफिकेशन वाली क्या बात होती है वो साथ में बता देता हूँ। अपने जब कंपनी का मेमोरेंडम रजिस्टर कराते हैं तो आपको ध्यान होगा अपन ने देखा था मेमोरेंडम में कुछ क्लॉजेज होते हैं, 6 क्लॉजेज में डिवाइड किया होता है। उसमें एक सेकंड वाला क्लॉज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज किस लिए होता है? ताकि कंपनी का एड्रेस उसके अंदर आप मेंशन कर सको। कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम हो सकता है कि आपने परमानेंट एड्रेस अभी तक फिक्स नहीं किया कि भाई कौन सी शॉप में या कौन सी लोकेशन पे अपना एग्जैक्ट ऑफिस होगा, तो हम ये कर सकते हैं कि उसमें सिर्फ अपना स्टेट मेंशन कर दें कि भाई गुजरात में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो गुजरात मेंशन कर दिया, पूरा पोस्टल एड्रेस नहीं भी दिया तो चलेगा, तो कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। बट जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म भरना पड़ेगा INC 22, और उसके अंदर ऑफिस का पूरा पोस्टल एड्रेस दे दो कि कम्युनिकेशन करना हो ROC को तो कौन सी लोकेशन पे आपको नोटिस भेजे वो अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी मेमोरेंडम में पूरा एड्रेस दे दिया है तो INC 22 नीडेड नहीं, लेकिन नहीं दिया है तो वेरिफिकेशन आपको इसमें करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्म आता है, तो ये मैंडेटरी है। अब डिफॉल्ट होगा तो पेनल्टी बोल दी, ठीक है, वो तो याद रखने वाली चीज होगी। वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर द क्लॉज ए विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, जो ऊपर टाइम लिमिट बोली थी, and the registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on any business or operation, he may without prejudice to the provisions initiate the action for removal of the name। इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ अ कंपनी, और ये प्रोसीजर अपना चैप्टर 20 में है जो लास्ट में C पार्ट में आएगा, उसमें डिटेल्स है। ROC बोल रही है यार कंपनी तो तुमने बना दी, एक तो 180 दिन हो गए वो कमेंसमेंट के लिए INC 20 कैपिटल A फाइल नहीं किया, और हमने जब इंक्वायरी की तो पता चला कोई बिजनेस एक्टिविटी हो नहीं रही, कंपनी क्रिएट कर दी लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, तो बेटर है कंपनी बंद कर दो, फिर क्यों कंटिन्यू रखिए। तो स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं, उसमें वही होता है नोटिस भेजते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं बोलने की, एंड देन डिसाइड करते हैं क्या करना है, तो वो पॉइंट्स रहेंगे। तो ये कमेंसमेंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आंसर जो है अभी आप 10A वाला इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हो इन अ वे कि इसको आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ भी ले, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला इसको पूछने के लिए, लिमिटेड एग्जाम्स हुए हैं टॉपिक आने के बाद। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द प्रोफेशनल्स, ये अपने लिए हो गया एज अ CA CS या CA में एज अ प्रोफेशनल हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का काम हम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट बोला ऑब्टेन द एंगेजमेंट लेटर फ्रॉम द सब्सक्राइबर। इसका मतलब ये है कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि भाई हमने इस प्रोफेशनल को हायर किया हुआ है और हमारे लीगल मैटर ये देखेंगे वैसा करके, तो एक लेटर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि आप ऑफिशियली उस कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हो। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, वही पॉइंट INC 22 ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन किया, कंपनी के ऑफिस एड्रेस जो भी दिया है ना उसके रिकॉर्ड्स चेक कर लो कंपनी एक्चुअली में वही पोस्ट पे या वो जगह पे काम कर रही है कि नहीं, फिर ऐसा ना हो कोई बोगस कंपनी, वो नहीं होना चाहिए। तो एज अ प्रोफेशनल आप इसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए पोर्टल पे उन सबको वेरीफाई कर लेना कि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, पता चला आपके थ्रू किसी ने फेक कंपनी रजिस्टर करवा दी आपको ही नहीं पता, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर नॉन कंप्लायंस और वो सब अपने ऊपर भी आएगा ना कि एज अ प्रोफेशनल आप क्या ध्यान देते हो, मतलब कंपनी बना दी और डॉक्यूमेंट्स भी ठीक से वेरीफाई नहीं किया कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो अपने ऊपर भी वो बात आ जाएगी, वैसा होगा। इंश्योर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फंक्शनिंग फॉर द बिजनेस पर्पस ऑफ द कंपनी, ये भी इम्प्लाइड है, जनरल बोल दिया कि जिस लोकेशन पे
कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे वो कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ ही हो रही है, कोई और बिजनेस एक्टिविटी या कोई इलीगल काम नहीं हो रहा, ये वेरीफाई कर लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में टेक अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन हैंडेड ओवर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, आपने अगर इनकॉर्पोरेशन के लिए क्लाइंट से मांगे थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपने उसको रिटर्न कर दिए, फिर बाद में बोलेगा मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने मिसप्लेस कर दिए, तो वैसा सब प्रॉब्लम ना हो, तो वो सब चीज़ें राइटिंग में आप क्लैरिफाई कर लो। और लास्ट में एमसीए का सर्कुलर है। अकॉर्डिंग टू दिस आरओसी और रीजनल डायरेक्टर इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स और सबमिशन ऑफ फॉल्स इनकम्प्लीट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन can, after giving opportunity to explain, refer the matter of e-governance division of MCA, which in turn may initiate proceedings under 447। ये डिसिप्लिनरी एक्शन वाला पार्ट हो गया कि बाद में पता चला कि आपने कुछ मटेरियल फैक्ट्स छुपाए थे या फॉल्स डिटेल्स देके कंपनी बनाई थी, तो उसमें एक्शन तो कंपनी के प्रमोटर्स के अगेंस्ट भी होगा, और अगर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। 447 में सारे कवर हो सकते हैं, तो ये रिस्क वाला काम है। तो एज अ प्रोफेशनल हमें कोई भी नेग्लिजेंस वाला काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ प्रिकॉशन वाला। अब बीच में वो आंसर बाकी रखा था ना, वो देख लेते हैं। पेज नंबर 14 पे देख लो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर, ये 2021 में नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने सेटअप किया। देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर फॉर कैरिंग आउट द स्क्रूटिनी of the straight through processes, e-forms filled by the companies under the act and the rules made thereunder, which has come into force from 23rd March 2021. The CSC shall function under the administrative control of the e-governance cell of MCA. It shall carry out scrutiny of the aforesaid forms and forward the findings wherever required to the concerned jurisdictional ROC for further necessary action. मेन पॉइंट ये है कि ये सारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है। स्क्रूटिनी सेंटर नाम से ही पता चल रहा है, आप जितना भी फॉर्म फाइलिंग कर रहे हो, पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म फाइलिंग काउंटर पे होती थी, ऑफिसर डॉक्यूमेंट चेक करता था, गलतियां निकालता था, करेक्शंस करवा देता था, उसके बाद ही सबमिशन लेता था। तो जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट था उसकी श्योरिटी थी कि भाई वेरीफाई हो गया। अब ऑनलाइन प्रोसेस में तो मिस्टेक होने के चांसेस, अभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो बाद में आता है ना, ये अप्रूव हुआ, डिसअप्रूव हुआ, ये मार्कशीट की कॉपी या ब्लर इमेज थी, या इसके बदले ये डॉक्यूमेंट फाइल करो, तो वो क्वेरी निकाल रहे हैं ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है। ऑनलाइन सबमिशन आप करोगे तो आरओसी एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे, इससे बेटर है कि एक उसके लिए डिपार्टमेंट सेटअप कर देते हैं। ये स्क्रूटिनी सेंटर जो सेटअप किया वही कर रहा है। जितने भी ई फॉर्म्स फाइल हो रहे हैं, ये स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस का मतलब वही है कि डायरेक्ट ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है, उनको ये लोग वेरीफाई करते हैं। सारे फॉर्म्स का वेरिफिकेशन होता है, कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी तो जिस आरओसी का ये मैटर है, जिस कंपनी ने जहाँ से भी अप्लाई किया, उस आरओसी को ये लोग इंटीमेशन दे देते हैं कि ये क्वेरी आई, फिर आरओसी अपने को बताएगी कि डॉक्यूमेंट में इशू है, आप इसको करेक्ट कर दो। तो इसके लिए एक सेंटर जो है वो सेटअप किया गया, और इसका एड्रेस भी दे रखा है, आपको जाके देखना होगा भी कहाँ पे। बोला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और गुरुग्राम में है, हरियाणा में। पूरा एड्रेस दे रखा है, तो कभी जाओ उस तरफ तो देख के आना बराबर बनाया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग स्पाइस प्लस फॉर्म द पर्टिकुलर्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स शैल बी अलाउड टू बी फाइल्ड इन द स्पाइस प्लस। ये मैंने आपको बोला, 3 लोग डिन नंबर के लिए इसी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लोगों को डिन नंबर चाहिए तो सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्क्रूटिनी सेंटर का कंसेप्ट आपको पता चल गया। स्पाइस प्लस वाली बात भी यहाँ पे पूरी कवर हो गई। अब इसके बाद जो टॉपिक है पेज 20 पे है, यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। मैंने अगेन इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट रखा नहीं है, बिकॉज ये अपन ने कंपनी लॉ में पूरा पढ़ लिया था। हेड पॉइंट्स इसलिए रखे हैं कि एक बार खाली आप रिकॉल कर लो, और वैसे भी ये पेपर आप कंपनी लॉ के पेपर के बाद ही अपेयर करोगे मेन एग्जाम के टाइम पे, तो वो कंटेंट याद होगा, तो वो हेड पॉइंट से भी रिलेट हो जाएगा। याद होगा नहीं होगा डिपेंड करता है, बट मैं ऐसा अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला प्रॉब्लम है, पेपर दे के बाहर आए सारा डेटा डिलीट। ठीक है, अब ये क्लियर करेंगे तो और मेमोरी स्टोर होगी ना, बट थोड़ा बहुत रिटेन कर लेना चाहिए। चलो, तो पब्लिक कंपनी वाले में मैं कुछ भी नया नहीं डिस्कस करा रहा। उसके बाद वाला जो टॉपिक है ना ओपीसी, ये भी अपन ने कंपनी लॉ में देखा था, बट कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पे है। पूरा आंसर एज इट इज अपने उसको फॉरवर्ड नहीं कर देंगे। बैकग्राउंड वाला पॉइंट हम जानते हैं कि ओपीसी का कंसेप्ट क्या है, 1 पर्सन कंपनी, वो बात कर चुके। इंडिया में ये कंपनी कैसे ऑपरेट हो रही है ये भी हमें पता है। ये प्राइवेट कंपनी का ही एक स्पेसिफिक टाइप हो गया, वो आपको ध्यान रखना है। इम्प्लाइड एक ही मेंबर है। जो रूल दे रखा है ना, रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 पेज नंबर 21 पे देखो आप। रूल नंबर 3 अपने कंपनी लॉ वाली बुक में नहीं था, यहाँ पे दे रखा है, तो ये एडिशनल है। आपको इस सब चैप्टर में से रूल नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन देख लेते हैं इसमें क्या है। एक बार इसमें से क्वेश्चन भी आया था, जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। ये एक बार ये सेंटेंस उठा दिया था
और सीधा रख दिया कमेंट। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो 5 मार्क्स वाला आंसर आता है ना, उसमें ये सेंटेंस पूछ लिया था, तो इतनी सी लाइन ले ली। वो चाहते थे कि आप ओपीसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो और कंक्लूजन में बताओ कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। ये कमेंट वाले सेंटेंसेस ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये लाइन ले ली, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। ये उल्टे फॉर्म में भी लिखा हो सकता है कि वे नेचुरल पर्सन के बदले आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी फ्रेम कर सकता है, नॉन रेसिडेंट पर्सन ओपीसी फ्रेम कर सकता है कमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत है, जस्टिफाई करके लास्ट में कंक्लूड करना पड़ेगा। तो कमेंट का मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, वो लोग उसका ऑपोजिट करके भी लिख सकते हैं। आप श्योर होने चाहिए ना क्या रूल है और क्या नहीं है। तो ये बहुत छोटी सी बात हो गई कि भाई ओपीसी फ्रेम करनी है तो कोई नेचुरल पर्सन ही फ्रेम कर सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे मेंबर बनेगा, क्योंकि एक तो कोई रियल पर्सन चाहिए, दूसरा रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही अथॉरिटी है कि ओपीसी फ्रेम करे, नॉन रेसिडेंट्स नहीं कर सकते। ये क्लियर कर दिया। दूसरा, नॉमिनी वाले केस में भी सेम पॉइंट एप्लीकेबल होगा, इसलिए ऐसा बोला है। अभी जो रेसिडेंट इन इंडिया बोला है ना, वो रेसिडेंट का स्टेटस कैसे पता चलेगा, तो बोला इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका स्टे 120 डेज या उससे ज़्यादा है तो आप रेसिडेंट इन इंडिया माने जाओगे, अदरवाइज नहीं। तो स्टे के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे बोला। नेक्स्ट पॉइंट में भी सेम बात की, नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी। एक से ज़्यादा ओपीसी के मेंबर हो सकता है एट अ टाइम, वो पॉसिबल नहीं है, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। नॉमिनी वाले केस में भी सेम, एक से ज़्यादा कंपनी के नॉमिनी बन गए और दोनों ओपीसी को कुछ हो गया तो फिर कहाँ पे आप मेंबर बनोगे, वो इशू आ जाएगा, इसलिए। ओके, थर्ड पॉइंट में भी सेम बात, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी, सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। एक तरफ आप ओपीसी हो, कहीं आपने नॉमिनी में नाम दे दिया, ऐसा कुछ है, बाई चांस ये सिचुएशन क्रिएट हो भी जाती है तो इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब एट अ टाइम आप दो जगह नाम नहीं दे सकते, और ये करेक्शन आपको नेक्स्ट 180 डेज में कर देना चाहिए, ये क्लैरिफाई किया हुआ है। माइनर को ना मेंबर बना सकते हैं ना नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है, वो तो हमें आइडिया है, मेंबर वाला केस माइनर में अपन ने पढ़ा हुआ है। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, वो लोग कभी कभी केस में पूछ लेते, इतनी छोटी सी बात याद नहीं होती। ओपीसी को सेक्शन 8 में कन्वर्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, ओपीसी को पहले आप बंद कर दो और नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराओ सेक्शन 8 कंपनी के नाम से। कन्वर्जन वाला मोड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। एनबीएफसी वाले जो काम होते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना दूसरी कंपनीज में, और दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट्स की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि ओपीसी है तो आप बोलोगे नहीं तो सेपरेट एंटिटी, बट इनको अलाउ नहीं किया हुआ। आप इस कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो अदर काइंड ऑफ कंपनी में, प्राइवेट में या पब्लिक में। कुछ टाइम लिमिट होगी, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको अलाउ कर सकते हैं कि आप कन्वर्जन कर सकते हो। टाइम लिमिट देखते हैं, अमाउंट देख लेते हैं। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉल्यूंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ओपीसी क्रिएट की ना, कम से कम 2 साल तक उसको ओपीसी की तरह चलाओ, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन है, ये जो लिमिट्स दे रखी है पेड अप शेयर कैपिटल और एवरेज एनुअल टर्नओवर वाली, ये लिमिट्स में से कुछ भी लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 years, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ओपीसी को जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो। 2 साल हुए नहीं है, लेकिन फिर भी कन्वर्जन करना अलाउड है, क्योंकि बिजनेस का स्केल जो है वो एक लिमिट से बढ़ता जा रहा है, तो कन्वर्जन करने में ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रूल नंबर 3। नेक्स्ट बोला कॉन्ट्रैक्ट बाय ओपीसी, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है तो उसके क्या रूल रेगुलेशंस है। रेफरेंस का जो अपना सेक्शन है 193 है, देखें सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है। वेयर द ओपीसी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द कंपनी शैल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग ensure that the terms of the contract or offer are recorded in a memorandum or recorded in the minutes of the first board meeting which is held next after entering into a contract। अब ओपीसी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है अपने सोल मेंबर के साथ जो कंपनी का डायरेक्टर भी है। बात समझ में आ रही, खुद के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक ओपीसी सेपरेट एंटिटी और ओपीसी का सोल मेंबर इज अ नेचुरल पर्सन, ये दो ऑन पेपर तो अलग अलग है, रियल में एक ही है। कंपनी में वो बंदा डायरेक्टर भी है, सोल मेंबर भी है, और उसी खुद की ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी बात हो रही है। तो बोले अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो फिर इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो या तो बोर्ड मीटिंग करो, उसकी मिनट्स बुक बनाओ, उसमें मेंशन करो, बट कोई ना कोई रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि ओपीसी और उसके सोल मेंबर के बीच में क्या अग्रीमेंट हो। तो ये 193 में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। प्रोविजो में बोला है कि ये सब प्रोविजंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफिक आउट ऑफ द वे कोई ट्रांजेक्शन है तो ये सब करना है,
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज़ में कि मिनट्स बुक में हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, वो इम्प्लाइड सी बात होगी। सब सेक्शन 2 में द कंपनी शैल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार अबाउट एवरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रार को तो बताना ही पड़ेगा, और टाइम लिमिट दे रखी है। 152 का रेफरेंस है, इन केस ऑफ ओपीसी एन इंडिविजुअल बीइंग मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। ये भी इम्प्लाइड सी बात थी, जो ओपीसी है वही अकेला मेंबर है, तो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, वही होगा। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट तो उसी को डायरेक्टर मानेंगे। किसी और को अपॉइंट करना है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स में पहले से वेरीफाई कर सकते हो इस बात को। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट कंप्लीट। तो इसके साथ ओपीसी वाली स्टोरी यहाँ पे पैकअप है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका निधि कंपनीज वाला है। ये मैंने आपको कंपनी लॉ पढ़ाते टाइम भी बोला था, यहाँ पे तो एक पैराग्राफ दिया था, मैंने बोला था एसबीईसी में पूरा चैप्टर आएगा और पूरा डिटेल में बात करेंगे कि निधि कंपनीज कैसे काम करती है। तो निधि कंपनी वाले को तो पढ़ाने में भी टाइम लगेगा, उसमें वो तो आज डिस्कस अपने कर नहीं सकते, तो बाकी के जो पॉइंट्स है वो कल ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।